हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लास 11th और 12th की कंबाइंड बुक अभिव्यक्ति और माध्यम पढ़ रहे हैं। तो इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो मैं ये पूरी बुक एक साथ कवर कर रही हूँ, तो यानी कि 11th और 12th दोनों ही मैं कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा इस बुक में कि चैप्टर नंबर 1 और 2 हमारा क्लास 11th का था, जबकि 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी 12th के हैं। तो मैं सीक्वेंस से सारे चैप्टर करा रही हूँ, जो जिस क्लास में आएगा पूरा कवर करूँगी। तो अभी तक हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब हम आ गए हैं अपने 4th चैप्टर में। हमारी बुक अभिव्यक्ति माध्यम का जो 4th चैप्टर है वो क्लास 12th के कोर और इलेक्टिव दोनों ही सिलेबस के लिए। ध्यान रखिएगा, आपके 2 सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव, और दोनों के लिए ही ये बुक चलती है। तो इसके कुछ चैप्टर मतलब मोस्टली चैप्टर ऐसे हैं जो कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए हैं, कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ इलेक्टिव के हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कोर के हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको चैप्टर करा रही हूँ वैसे वैसे ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। अभी जो हम करा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये कोर और इलेक्टिव दोनों के लिए है। अब इस चैप्टर का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। जो न्यूज़पेपर छपता है, हमारा जो न्यूज़पेपर आता है, उसमें सिर्फ समाचार नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। संपादकीय लेख होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, आलेख होते हैं, फीचर होता है, बहुत कुछ होता है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें समझेंगे। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप, यानी कि पत्रकारीय लेखन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। समाचार आता है, अब समाचार लेखन की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरीके से लिखा जाता है, ये सारी सब समझेंगे। उसी तरीके से जो संपादकीय लेख होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। उसके अलावा फीचर है, आलेख हैं, स्तंभ है, ये सारी ही चीज़ें जो आती हैं वो किस किस तरीके से लिखी जाती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसे भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, एक ही साथ में सारी चीज़ें समझा दूंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में कर दिया। पहले पार्ट में हम समाचार लेखन के प्रकार, ककार और चरण समझेंगे। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि पत्रकारीय लेखन होता क्या है। जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम सबसे पहला समाचार पत्र, जैसा कि नाम है, तो समाचार के कितने प्रकार होते हैं, कितने ककार होते हैं, कितने चरण होते हैं, हम सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं पत्रकारीय लेखन क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक रहता है। नवीनतम जानकारी के लिए मनुष्य में जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कुछ भी नया जानना चाहते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, हम सभी कुछ जानना चाहते हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो उसे हम तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द जान लेना चाहते हैं। यही जिज्ञासा समाचार एवं व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्व है। अगर हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती तो शायद ये समाचार कभी जन्म नहीं लेता। तो ये जिज्ञासा ही समाचार को उत्पन्न करने और हम तक पहुंचाने का मूल तत्व है, क्योंकि जिज्ञासा होगी तभी उसको शांत करने के लिए हम समाचार लिखेंगे। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। क्या, कौन सी जिज्ञासा? हमारे अंदर जो हर कुछ जान लेने और समझ लेने की जो जिज्ञासा होती है, उसी जिज्ञासा को शांत करने का। जिज्ञासा के हम जैसे क्यूरियस हैं, सिंपल एक चीज़ है, हम ये जानना चाहते हैं कि यार ये बताओ जो कल विमान हादसा हुआ उसमें कितने लोग गए। अब ये हमारी जिज्ञासा है ना, कितने लोगों का की मृत्यु हुई। तो अब इसके में हम जिज्ञासा जानने के लिए क्या करेंगे, हम समाचार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसमें हमारी ये जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे यानी मनुष्य के मन में जितनी भी जिज्ञासा है उन सभी को शांत करने के लिए इस समाचार की उत्पत्ति या पत्रकारिता की उत्पत्ति हुई। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये समझाया था कि हर घटना, हर खबर समाचार नहीं बनती। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं समाचार बन सकती हैं, इसका निर्णय जो है वो एक पत्रकार करता है। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में तब्दील करता है और हम तक पहुंचाता है। पहले वे सूचनाओं का संकलन करते हैं, फिर उन्हें समाचारों के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता या पत्रकारीय लेखन कहते हैं। मान लीजिए कहीं कोई घटना घटित हो गई,
अब उस घटना को जस का तस नहीं प्रस्तुत किया जाता, उसे पहले समाचारों में तब्दील की, पहले तो ये देखा जाता है क्या ये घटना समाचार में बदलने लायक है, अगर है तो उसे समाचार में तब्दील किया जाता है, और समाचार में तब्दील करने के बाद क्या होता है, हम तक पहुंचाया जाता है। अब खबर जो है, कोई भी घटना घटी, मान लीजिए कोई जहाज उड़ा, अब जैसे मैंने विमान दुर्घटना का आपको पहले भी चैप्टर में उदाहरण दिया था, जैसे कोई विमान उड़ा, बारिश बहुत हो रही थी, तो अब वो ठीक से वो क्या हुआ जो है रनवे से स्लिप कर गया, ठीक है, ये एक घटना हुई। तो अब ये अगर ये घटना हुई तो कैसे होगी, 5:35 पर जहाज ने विमान ने जो है रनवे पे दौड़ना शुरू किया, और 5:36 पे वो रनवे से हट गया और जाके बगल के मैदान में जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो इस तरीके से घटना जो सीक्वेंस वाइज घटती है वो घटना होती है, लेकिन जब इसे हम समाचार में बदलते हैं तब जो घटना घट गई वो हम सबसे पहले बताते हैं, क्या हुआ, विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये, उसके बाद हम बताते हैं रनवे से फिसला, कारण बताते हैं पानी ज़्यादा होने के, मतलब पानी बहुत ज़्यादा बरसा जिसकी वजह से पायलट का जहाज पे से नियंत्रण छूट गया। तो ये कई एक चीज़ घटना होती है। तो समाचार बदलने की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया हम आगे समझेंगे। तो यही किसी भी घटना, किसी भी चीज़ को हम जब समाचार में बदलते हैं तो या किसी भी रूप में लिखने लायक, हम पढ़ने लायक बनाते हैं, तो वही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। अब आ जाते हैं समाचार लेखन, किस में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी घटना समाचार बनती है तो समाचार बनने की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपना एक तरीका होता है लिखने का, समाचार लिखने का। अब वो तरीका क्या है, समाचार लेखन समाचारों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है, ये उसको हम किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है, समाचार सूचनात्मक एवं तथ्यात्मक होते हैं। चूंकि इनका सीधा संबंध जनमत से है, इसलिए इनकी प्रस्तुति का ढंग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब सूचनात्मक मतलब वो हमें सूचना देने लायक बनाया जाता है, तथ्य यानी कि फैक्ट्स के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो मेन क्या होता है, अब चूंकि ये जनमत से यानी कि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होता है, तो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करना है ताकि सभी लोग इसको पढ़कर समझ सके, ठीक है। प्रामाणिकता और विश्वसनीयता युक्त समाचारों को सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का उपयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक एवं प्रभावशाली बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या, देखिए, प्रामाणिकता और विश्वसनीयता युक्त समाचारों की सामाजिक चेतना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए, सरकार द्वारा बहुत सारे नियम कायदे बनाए जाते हैं जिन्हें लोकसभा में, राज्यसभा में पारित किया जाता है। तो उन सारी खबरों को पूरी प्रामाणिकता यानी प्रमाणों यानी कि तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना, और पूरा विश्वसनीयता यानी कि जो खबर प्रस्तुत की जा रही है वो एकदम सही है, इन सभी के साथ अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो एक सरकार के खिलाफ, मतलब एक सरकार के लिए लोगों के मन में एक छवि निर्माण का कार्य करती है। कि मान लीजिए कि अगर कोई भी नियम या कोई भी कानून पारित हुआ, तो अगर पत्रकारिता के जरिए सरकार की हमने उस नियम को लेकर गलत छवि प्रस्तुत कर दी तो लोग उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे, और अगर वो नियम कायदा लोगों के लोकमत में बहुत ही फायदेमंद है तो हम सरकार को लेकर वैसी प्रस्तुति करेंगे। तो इसीलिए एक किसी की भी छवि बनाना या बिगाड़ने का काम जो है वो पत्रकारिता बहुत आसानी से कर सकती है। तो इसलिए हम लोग जो है पत्रकारिता पर विश्वास करते हैं कि समाचार जो भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे सामने जो भी फैक्ट्स प्रस्तुत किए गए हैं वो सही हैं। इसलिए सामाजिक ढांचे को बनाना, लोगों में चेतना उत्पन्न करना, उनकी राय बनाना, इन सभी में पत्रकारिता का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसीलिए हर खबर जो है वो तथ्यों के साथ प्रस्तुत करी जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर बनाया, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता युक्त समाचारों को, यानी कि कोई ऐसा समाचार जो पूरे तथ्यों के साथ और विश्वास के साथ प्रस्तुत किया जाता है वो पूरे समाज में कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा करता है, लोगों का अपना एक मत बनता है उस समाचार को लेकर। इसी कारण समाचार लेखन में पत्रकारिता की तकनीकों का प्रयोग करके समाचार को उपयोगी, रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी कि समाचार लेखन करते समय हम पत्रकारिता की जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल, टेक्निक्स अभी हम आगे आपको समझाएंगे, तो टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करके समाचारों को ज़्यादा रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग उनको पढ़ें, समझें, उनके बारे में जानें और अपनी एक राय प्रस्तुत करें। अच्छे
समाचारों में सरलता, सुस्पष्टता, क्रमबद्धता, सत्यता और संक्षिप्तता होती है। तो समझ में आया? कोई भी अगर अच्छा समाचार है, एक तो वो सरल होना चाहिए, दूसरा सुस्पष्ट होना चाहिए, लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि घटते ही क्रम में हो, क्योंकि समाचार हम हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं तो वो घटते हुए क्रम में होता है, मगर उस क्रम को हमें बरकरार रखना है। सत्यता होनी चाहिए, यानी कि सत्य चीज़ को ही प्रस्तुत करना चाहिए, और छोटा होना चाहिए। बहुत लेंदी अगर आप कर दोगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं हम समाचार के प्रकार पे। तो समाचार पूर्णतः दो तरीके से लिखा जाता है। अब दोनों चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, समाचार सामान्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला है विलोम स्फूर्ति पद्धति, जिसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लेखन की बहुउपयोगी और लोकप्रिय बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी लेखन से बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें मुख्य बात को अर्थात क्लाइमेक्स को सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो ध्यान रखिए, आजकल जो हम लोग समाचार पढ़ते हैं वो उल्टा पिरामिड शैली यानी कि इन्वर्ट पिरामिड शैली यानी कि विलोम स्फूर्ति पद्धति में लिखा जाता है, और ये समाचार लेखन की सबसे प्रचलित शैली है। चाहे ये अखबार के लिए लिखा जा रहा हो, रेडियो के लिए लिखा जा रहा हो, टीवी के लिए लिखा जा रहा हो, किसी भी माध्यम के लिए लिखा जा रहा हो, समाचार इसी लेखन शैली में ही लिखा जाता है। अब जब ये समाचार लिखते हैं तो इसमें हम 6 ककारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कौन से तत्व कारक थे। तो ये सभी विलोम, अब ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे जब अभी हम ककार समझेंगे। ठीक है, जब हम ककार समझ लेंगे 6 ककार ना, तो ये इन्वर्ट पिरामिड शैली हम आपको वापस आकर फिर से बताते हैं। दूसरा है उद्धर्व स्फूर्ति पद्धति। ऊर्ध्व स्फूर्ति पद्धति क्या होती है? यानी कि सीधा पिरामिड शैली। ठीक है, जो आप पिरामिड मोस्टली देखते हो ना, पिरामिड ऊपर से ट्रायंगल होता है, वही शैली। प्रायः समाचार विलोम स्फूर्ति पद्धति के अनुसार ही लिखे जाते हैं, क्योंकि उद्धव स्फूर्ति पद्धति में कम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण के कर्म के तथ्यों में संकेत किया जाता है। चूंकि पाठक घटना के बारे में शीघ्र सूचना प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह पूरे ब्यौरे को पढ़ने में रुचि नहीं लेता। देखिए क्या होता है, जब हम खबर पढ़ते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले जान लेना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला क्या कि हम ये सबसे पहले हमारे पास खबर क्या आएगी कि प्लेन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण और क्लाइमेक्स था, ये एंड था। ठीक, किसी भी घटना का एंड था कि वो घट के ख़त्म हो गई, तो ये सबसे बाद की खबर है, लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, चरमोत्कर्ष क्या हुआ, यहाँ पर उद्धव स्फूर्ति शैली में सबसे नीचे है, जबकि हम विलोम स्फूर्ति में क्या हुआ हम सबसे पहले पढ़ते हैं। यानी कि जो मेन घटना घटी कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये विलोम स्फूर्ति में सबसे पहले और उद्धव में सबसे बाद में होता है। ठीक है, तो आजकल का समय क्या है, हम सबसे महत्वपूर्ण खबर पहले जान लेना चाहते हैं, इसलिए विलोम स्फूर्ति पद्धति ही सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। अब आ जाते हैं समाचार और 6 ककार, समाचार लेखन और 6 ककार। ये बहुत जानना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। किसी भी समाचार के 6 आधारभूत सवाल होते हैं, जिन्हें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है तथा अंग्रेजी में 5 W और 1 H कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? 6 ककार। किसी भी समाचार में हमें 6 सवालों के जवाब मिलने चाहिए, तभी वो समाचार बनता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? 5 W and 1 H। किसी भी समाचार में इन 6 ककारों का होना सामान्यतः आवश्यक माना जाता है। ये ककार है, क्या है? क्या यानी कि व्हाट अर्थात क्या घटित हुआ, कब यानी कि व्हेन अर्थात घटना कब घटी, कहाँ यानी कि वेयर अर्थात घटना किस स्थान पर घटी यानी किस स्थान से संबंधित है, कौन यानी कि हु अर्थात घटना किससे संबंधित है, क्यों अर्थात वाई अर्थात घटना क्यों घटी, कैसे हाउ अर्थात घटना कैसे घटी। तो समझे ना, 1 2 3 4 5, 5 वाई है एंड 1 H मतलब हाउ, इसीलिए इसको बोला गया। और 6 ककार है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो 6 ककार है, ये किसी भी समाचार, कोई भी समाचार आप लिखो, इन 6 सवालों के जवाब हमें उसके अंदर मिलने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन है। तो ये 6 ककार हैं जो हमारे
किसी भी पिरामिड शैली में आते हैं। तो ये हमारा विलोम स्फूर्ति था। अब आप यहाँ पर देख रहे हो उद्गम महत्वपूर्ण कारक कौन थे, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ और चरमोत्कर्ष। तो इसमें इस तरीके से तो 6 ककार किसी भी समाचार में होने चाहिए, तभी वो एक पूर्ण रूप से समाचार बनता है। अब आ जाते हैं समाचार लेखन के विभिन्न चरण। जब समाचार, अभी तो मैंने बताया कि जब हम कोई समाचार लिखते हैं तो उसमें 6 ककार होते हैं। इन 6 ककार का मतलब होता है इन 6 सवालों के जवाब होने चाहिए, कि अर्थात घटना क्या घटित हुई, कब घटित हुई, किस स्थान पर घटित हुई, किससे संबंधित है, क्यों घटित हुई, कैसे घटित हुई। तो ये सारे सवाल, ये जो 6 सवाल है, इन 6 सवालों के जवाब हमें जो हैं वो किसी भी समाचार में मिलने बहुत ज़रूरी। अगर इसमें से एक सवाल भी ऐसा है जिसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है, तो वो समाचार लेखन की पूरी शैली है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब समाचार लेखन के विभिन्न चरण बताएं। जब हम लिखते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ के लिए बढ़ते हैं। ये स्टेप में हमारे पास क्या है, सबसे पहला है शीर्षक, यानी कि जो हेडिंग, जिसको जैसे देख आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में सबसे पहले कोई भी है, जैसे विमान दुर्घटना हुई, जब विमान दुर्घटना हुई तो तभी हम उसके नीचे का समाचार पढ़ते हैं, तो वो क्या है, हमारा शीर्षक है, उसे हम समाचार का प्रवेश द्वार कहते हैं। समाचार लेखन करते समय सर्वप्रथम समाचार का शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक में समाचार की मुख्य घटना, जिस घटना के संदर्भ में समाचार लिखा जा रहा है, का सांकेतिक उल्लेख रहना चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो पाठक को सहज रूप से आकर्षित करे, समाचार का मूल भाव बताए और पाठक को अपनी रुचि के अनुसार समाचार खोजने में सहायक हो। अब देखिए, जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो आप जब न्यूज़पेपर उठाओगे ना, तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हो, कुछ खबरें बड़ी बड़ी लिखी हैं, फिर उसके नीचे छोटी छोटी खबरें होती, थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद और छोटा भी लिखा जाता है। तो वो जो सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है वो ही आपका शीर्षक होता है। उसी शीर्षक को पढ़ के हम अंदर के समाचारों को पढ़ना चाहते हैं। अगर मान लीजिए शीर्षक ही हमें आकर्षित नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, हम उस खबर को पढ़ते ही नहीं। तो और शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए कि जो खबर हम अंदर लिखने जा रहे हैं, जो समाचार हम लिखने जा रहे हैं, उससे संबंधित होना चाहिए। जैसे मान लीजिए विमान हादसा हुआ, तो इसको हम कैसे बताएंगे, दिल्ली में घटित हुए विमान दुर्घटना में ये बाल बाल बचे लोग, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत बड़ा विमान हादसा टला, कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो हमेशा इंटरेस्टिंग बनाइए शीर्षक, ताकि लोग उसे पढ़ने के लिए मजबूर हो। शीर्षक संक्षिप्त, सरल, सार्थक एवं स्पष्ट होना चाहिए। बहुत ही छोटा हो, आसान हो, जो अर्थ सही निकालता हो, और स्पष्ट होना चाहिए जो कुछ आप कह रहे हैं। शीर्षक को कभी भूतकाल में नहीं लिखा जाना चाहिए। हम ये नहीं बोलें कि बहुत बड़ा विमान दुर्घटना हुई थी, भूतकाल में नहीं लिखो, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर भूतकाल में आपने लिखा तो लोग तो कहेंगे अरे ये तो हो चुका काम, खत्म, ऐसा हो। फिर आते हैं शीर्षक में यदि नाम दिया जाना जरूरी हो तो महत्वपूर्ण तथा विख्यात व्यक्ति का दिया जाए, यानी कि कभी कभी कुछ घटनाएं जो हैं वो बहुत बड़े लोगों से संबंधित घट जाती हैं, और अगर उनका नाम आप शामिल कर रहे हो तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग होने चाहिए। शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार माना जाता है। शीर्षक की उपयुक्तता समाचार के महत्व को बढ़ा देती है। जैसे मैंने आपको बताया था, शीर्षक समाचार का प्रवेश द्वार होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे हम इंटरेस्टिंग बनाएं। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया तो क्या समाचार की उपयुक्तता खत्म हो जाएगी। अंदर चाहे जितना इंटरेस्टिंग समाचार लिखा हो, लेकिन अगर शीर्षक अच्छा नहीं लिखा तो कोई उसको नहीं पढ़ेगा। नेक्स्ट चरण आता है स्रोत। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए। जैसे ही आपने समाचार का शीर्षक लिख दिया, उसके बाद हमें लिखना पड़ता है कि आखिर ये समाचार हमें प्राप्त कहाँ से हुआ, कैसे हमें ये समाचार मिला है। ये स्रोत लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक के पश्चात समाचार के स्रोत का उल्लेख करना चाहिए, जैसे हमारे विशेष प्रतिनिधि द्वारा, व्यक्तिगत संवाददाता द्वारा, समाचार प्रदत्त एजेंसियों द्वारा, समाचार ब्यूरो द्वारा। स्रोत के अंतर्गत स्थान, व्यक्ति दोनों का उल्लेख करने से समाचार ज़्यादा विश्वसनीय हो जाता है। जब हम ये लिख देते हैं कि हमें समाचार इस स्रोत से प्राप्त हुआ ना, तो लोग विश्वास करने लगते हैं उस पर कि नहीं, ये खबर सच है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसलिए समाचार के शीर्षक के बाद तुरंत स्रोत का उल्लेख किया जाता है। स्रोत का मतलब होता है कि ये समाचार हमें प्राप्त कहाँ, जैसे राजनीतिक दल है, अगर राजनीतिक दल से कोई भी खबर आती है तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्तिगत संवाददाताओं द्वारा या समाचार प्रदत्त एजेंसियों द्वारा
हम इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए एयरपोर्ट में विमान दुर्घटना हुआ, तो इसकी हमको खबर पूर्णता कौन देगा, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के थ्रू दिया जाएगा हमें, तो उनको हम स्रोत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आमुख। आमुख मतलब मुखड़ा। आपको जैसे मैंने बताया कि समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, तो उल्टा पिरामिड शैली में वो 3 भागों में होता है। आमुख यानी कि मुखड़ा, फिर उसके बाद उसका बॉडी आता है और फिर समापन आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आमुख। आमुख को मुखड़ा, इंट्रो या लीड भी कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ होता है। आमुख में समाचार के संबंध में 3 प्रश्न, क्या, कहाँ और कब का परिचय दिया जाता है। तो समझ में आया, उल्टा पिरामिड शैली जिसे हम 3 भाग में बांटते हैं, उसका पहला भाग इंट्रो होता है। तो इंट्रो में हम क्या लेते हैं, हम 3 सवालों को लेते हैं, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। इन 3 सवालों का जवाब हम पहले अनुच्छेद यानी कि पहले पैराग्राफ यानी कि उल्टा पिरामिड शैली के पहले भाग यानी कि इंट्रो में देते हैं। कभी कभी आमुख के तहत कौन, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमें 6 के 6 ककार जो है वो पहले पैराग्राफ में ही शामिल करने पड़ जाते हैं। आमुख में घटना क्या है अथवा विशिष्ट कथन क्या था बताया जाना जरूरी है, यानी कि क्या घटना हुई है ये हमें पहले पैराग्राफ में ही बताना बहुत जरूरी हो जाता है। आमुख सारगर्भित, संक्षिप्त तथा ठोस होना चाहिए, यानी कि जो भी आप दे रहे हो वो समराइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सॉलिड होना चाहिए, यानी कि सारी बातें हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इस तरीके से आप लिखोगे। समीक्षकों के अनुसार आमुख 30 से 35 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो समीक्षक यानी कि क्रिटिक्स होते हैं, जो अक्सर लोगों के पढ़ के चीज़ें बताते हैं कि ये सही है या गलत है, तो उनके अनुसार जो हम इंट्रो लिखते हैं वो 30 से 35 से शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है कि वो अपने महत्व को खो देता है। क्योंकि इंट्रो का उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या हुआ कि पहले ही आप पहले भाग में ही आप सारी चीज़ें फटाफट बता दीजिए जितनी भी घटित हुई। आमुख में किंतु, परंतु, लेकिन जैसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये शब्द आमुख को अव्यवस्थित तथा अयथार्थपरक बना देते हैं, मतलब वो अपनी सत्यता को खो देता है, वो भ्रामक की स्थिति पैदा कर देता है। हेराल्ड इवेंट्स के अनुसार समाचार के भीतर छिपे किसी संकेत शब्द को ही आमुख का आधार बनाया जाना चाहिए, यानी कि कोई भी घटना घटी है उसका संकेत शब्द हमेशा आमुख में शामिल होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, बॉडी यानी कि कलेवर। हमने बताया ना उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या, कब और कहाँ, ये 3 ककार के उत्तर हम किस में देते हैं, मुखड़े में, यानी कि आपके बॉडी क्या कहते हैं कलेवर में, ठीक है, इंट्रो में दिया जाता है। उसके बाद हम बॉडी आते हैं, तो बचे हुए 3 ककार के उत्तर हम बॉडी में दे देते हैं। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग जिसे बॉडी या समाचार का कलेवर यानी कि बॉडी ऑफ द स्टोरी कहा जाता है आता है। इसमें सभी घटनाएं क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। समाचार की बॉडी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर सिलसिले भार ही हम चीज़ें लिखते हैं, जो मैंने अभी आपको सवाल पूछे थे उन्हीं सिलसिलों के अनुसार हम उत्तर देते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बॉडी लिख रहे हैं तो उस समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। पहला है, इसमें घटना क्रमशः वर्णित होनी चाहिए, यानी कि सीक्वेंस में हमें ये घटना को बताना चाहिए। इसमें आमुख से अलग तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए, यानी कि हमने आमुख में क्या बताया, घटना क्या थी, कब घटित हुई, कहाँ घटित हुई, अब किस स्थान पर घटित हुई, किसके साथ घटित हुई, कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई, ये रीज़न हमें कहाँ देना है, ये हमें नीचे देना है, यानी कि बॉडी में और सीक्वेंस में देना है, ठीक है। संपूर्ण समाचार का विवरण एक स्थान पर आ जाना चाहिए, यानी कि समाचार आप इतना लिखिए कि एक ही जगह वो आ जाए, उसे हमें दूसरी जगह ना पहुंचाना पड़े। 5वां लेते हैं संप्रेक्षण। अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान रखना चाहिए। तो संप्रेक्षण कहिए, समापन कहिए, समाप्ति कहिए, ये होता है हमारा 5वां पार्ट।
इसमें क्या दिया है, अंत में संपूर्ण समाचार का संक्षिप्त सार दिया जाना चाहिए, इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। तो यानी कि ऊपर हमने जितनी भी खबर दी है उसे हमें नीचे कम से कम शब्दों में समराइज कर देना है पूरी तरीके से। यानी कि अभी तो ऊपर हम विस्तृत खबर दे रहे थे और लास्ट पैरा जो हम संप्रेक्षण या समापन कह रहे हैं उसमें खबर को एंड करते हुए हमें बहुत ही कम शब्दों में पूरी घटना को वर्णित कर देना है। समाचार संप्रेषण करते हुए केवल मुख्य बातों का ही ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक विवरण संप्रेषण में नहीं आने चाहिए। तो जो मेन बात घटना से संबंधित है हमें सिर्फ वो बतानी है, उसके आसपास की चीजों को नहीं बताना होता है। समाचार संप्रेषण में पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार रिपीटेशन, वाक्यों का, शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं होने चाहिए, यानी कि किसी भी तरह की निगेटिव थिंकिंग या निगेटिव ये नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता था, ये नहीं करो, ये मत करो जैसे शब्दों को, यानी कि नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समाचार के निष्कर्ष के रूप में संपादक या समाचार लेखक की अपनी टिप्पणी होनी चाहिए। अब जब समाचार एंड कर रहे हैं तो जो उस न्यूज़पेपर के संपादक हैं वो अपनी टिप्पणी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं समाचार के प्रकार। क्या प्रकार है, देखिए समाचार मुख्य रूप से समाचार 4 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। आप सभी देखते हैं, अगर विश्व से संबंधित है तो अंतर्राष्ट्रीय, देश से संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय, हमारे स्टेट यानी कि प्रदेश से संबंधित है तो प्रादेशिक, और हमारे स्थान यानी कि जिले से संबंधित है तो वो है स्थानीय। ठीक है। विदेशों से प्राप्त होने वाला समाचार अंतर्राष्ट्रीय समाचार कहलाते हैं, जबकि राष्ट्रीय समाचारों का संबंध अपने देश के समाचारों से है। देश के विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त होने वाले समाचारों को प्रादेशिक समाचार की श्रेणी में रखा जाता है। स्थानीय समाचारों में समाचार पत्रों की गतिशीलता बढ़ती है। स्थानीय समाचार समाचार पत्र के प्रकाशन स्थान या उसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित खबरों के समूह होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया कि जो समाचार होते हैं वो क्या क्या अंदर, जैसे विश्व से संबंधित हुआ अंतर्राष्ट्रीय, हमारे प्रदेश से संबंधित हुआ प्रादेशिक, हमारे देश से संबंधित हुआ तो राष्ट्रीय, और अगर हमारे स्थान या हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास से संबंधित खबर है तो वो हमारा कहलाता है स्थानीय समाचार। ठीक है। तो इस तरीके से समाप्त हुआ हमारा ये चैप्टर, पत्रकारीय लेखन और उनकी लेखन प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा गया, क्योंकि अभी तो हमने बताया ना पत्रकारीय लेखन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, संपादकीय लेख हैं, आपके जो है आलेख हैं, फीचर हैं, रिपोर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।